हेलो दोस्तों, यूसीएस सिक ट्यूटोरियल क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 का अध्याय 4 वायुमंडल एवं इसका संघटन। यानी इसके पहले वाले में हम लोगों ने इस पर थ्योरी यानी इसके जो बेसिक थ्योरी था उस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। अब इस सेशन में हम लोग जानेंगे उसके कुछ क्वेश्चन आंसर, यानी हम लोग इस अध्याय से रिलेटेड सभी जो क्वेश्चन आंसर है उस पर हम लोग आज इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सही विकल्प को चुने। यानी क्वेश्चन 1 दे दिया हुआ है और उसके बाद से आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। वहां पर जो आपको सही लगे, जो ऑप्शन वो आपको सही लगे उसको क्या करना है, उसको चुनना है और आंसर के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है, क्यों? यानी सांस लेना कठिन होता है क्यों, ये आपको बतलाना है। तो हमने जाना था कि जो हमारा ये पृथ्वी का भूभाग होता है, जो यहाँ पर जो धरातल होता है, यहाँ पर क्या है जी, वायुमंडल क्या है, यहाँ पर संघनता पाई जाती है। यानी यहाँ पर अधिक वायुमंडल के कारण यहाँ पर क्या है जी, संघनता पाई जाती है। और यहाँ पर जो धरातल है, यहाँ पर तो हमें कोई सांस लेने में कठिनाई नहीं होती या कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन ये जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे, यानी जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे, पृथ्वी से ऊंचा होते जाएंगे, तो वैसे वैसे क्या होगा कि ऑक्सीजन की और वायुमंडल की कमी पाई जाती है। और जिसके कारण ये कमी के कारण हमें सांस लेने में दिक्कत पड़ती है। तो वही ऑप्शन हम लोग पहले देख लेंगे कि दिया है क्या कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। यानी वातावरण में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तब हमें सांस लेने में कठिनाई होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। फिर हम सेकेंड देखेंगे कि दिया हुआ है कि वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। जब ऑक्सीजन की वातावरण है यानी वायुमंडल है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमें सांस लेने में कठिनाई होगी, नहीं ना होगी, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। फिर हम तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो दिया हुआ है कि वातावरण में नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है। या नाइट्रोजन से हमें क्या लेना देना, यानी नाइट्रोजन की मात्रा बढ़े या घटे इससे हमें सांस लेने में कठिनाई थोड़ी ना होती है, ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। फिर हम फोर्थ नंबर की बात करें तो वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। यानी वातावरण में जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा जब कम हो जाएगी तभी ना हमें सांस लेने में कठिनाई होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर में क्या हो जाएगा बाबू, ख नंबर। यानी आंसर 1 की ख नंबर आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कहाँ पे, वातावरण यानी इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर के रूप में ख लिख लीजिएगा। और यहाँ पे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कमी हो जाती है। ठीक है, आप ख नंबर भी लिख सकती हैं और यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं, कमी हो जाती है। उसके बाद से देख रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि पहले कौन सा मार्ग गर्म होता है। यानी वह पहले कौन सा मार्ग है जो गर्म होता है उसको आपको बतलाना है। तो यहाँ पर दिया है जल का सतह, स्थल का सतह, पर्वतीय भाग, वायुमंडल। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, स्थल का सतह। जो स्थल का सतह होता है, जो स्थल यानी जो हमारा भूपट पट्टी होता है, वो क्या होता है, वह पहले गर्म होता है। जल की सतह की बात करें तो जल की सतह क्या होता है, धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। और यहाँ पर पर्वतीय भाग की बात करें, जो पर्वत क्या होता है, एक क्या होता है, गर्म हो जाता है और एक ठंडा हो जाता है। लेकिन उसकी जो पर्वत है वो जल्दी गर्म नहीं होता है, उसकी निचले वाले सतह गर्म होता है। उसके पहले क्या होता है बाबू, निचले वाले सतह गर्म होता है, तब वो पर्वतीय भाग गर्म होता है। उसके बाद वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल भी क्या है, वह पहले गर्म नहीं होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत सारा गैसों का मिश्रण होता है, तो वह पहले गर्म नहीं होता है। पहले गर्म कौन सा होता है, हमारा स्थल भाग गर्म होता है। तो यही क्या होता है, गर्म होकर गरम गरम हवा छोड़ती है, जिसके कारण हमारा वातावरण क्या होता है, गर्मी महसूस होती है। यानी जब सतह गर्म होगा तो इन्वायरमेंट गर्म होगी। उसके बाद से स्थल जब गर्म हो जाएगा तो जल भी गर्म हो जाएगा, पर्वतीय भाग भी गर्म हो जाएगा, वायुमंडल गर्म हो जाएगा। तो पहले यहाँ पर कौन सा भाग गर्म हो रहा है, तो स्थल का सतह गर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप आंसर के रूप में लिखिएगा 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ख नंबर। क्या हो जाएगा बाबू, यानी स्थल का सतह, क्या भरिएगा यहाँ पर, स्थल का सतह। ठीक है, यहाँ पर आंसर में क्या भरिएगा, स्थल का सतह। उसके बाद से बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो दिया हुआ है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है। यानी जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो हमारा वायुमंडल है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा आपको बतलाना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारा ऑक्सीजन की मात्रा कितना है जी। तो ऑप्शन पहले देख लेंगे, दिया हुआ है कि 25.42%। ख नंबर में देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है
कि 78.03%, और ग नंबर की बात करें तो दिया हुआ है कि 20.99%, यानी 20.99% दिया हुआ है। और इसके बाद थर्ड की बात करें तो 19.04%। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की बात कर रहा है तो ऑक्सीजन क्या है, यानी 20.99% है। तो यहाँ पर आपका 3 का आंसर में क्या हो जाएगा, ग कितना परसेंट है बाबू, 20.99%, क्योंकि इतना ही परसेंट जो हमारा इन्वायरमेंट है, वायुमंडल का जो वातावरण है, वायुमंडल का जो इन्वायरमेंट है, उसमें ऑक्सीजन की सिर्फ मात्रा पूछी जाए तो कितना हो जाएगा बाबू, 20.99%। उसके बाद से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। दिया हुआ है कि वायुमंडल की सबसे पहली परत, यानी वायुमंडल की सबसे पहली परत कौन सा है। तो हमने कुछ वायुमंडल जो है, हमारा वायुमंडल के विभिन्न भाग बटे हुए हैं, उनको हमने इस संरचना के माध्यम से दिखा दिया है। जो हमारा पहला परत है, यानी जो हमारा इन्वायरमेंट का, यानी वायुमंडल का जो हमारा प्रथम सतह है, वो कौन सा है, कौन सा परत है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्षोभ मंडल है, उसके ऊपर जाएंगे तो समताप मंडल है, उसके ऊपर जाएंगे तो मध्य मंडल है, उसके ऊपर जाएंगे तो आयन मंडल है, उसके ऊपर जाएंगे तो बहिर्मंडल है। ठीक है ना। ये हमारा जो वायुमंडल है बाबू, ये 5 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा गया है बाबू, तो इसके अध्ययन के लिए हम लोग 5 भागों में बटे हैं। जो हमारा क्षोभ मंडल की बात करें तो थोड़ा हम लोग जान लेते हैं क्षोभ मंडल के बारे में। तो क्षोभ मंडल में क्या होता है बाबू, इसमें वातावरण, यानी जो भी इन्वायरमेंट संबंधी घटना घटती है, वर्षा, आंधी, तूफान, ये सारी के सारे जो भी मौसम परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है, ये सारी घटना किसमें होती है, क्षोभ मंडल में। ठीक है ना। तो आपसे पूछा भी गया है कि वायुमंडल की सबसे पहली परत कौन सा होगा, तो आंसर में लिख लीजिएगा क्षोभ मंडल। यानी 3 की यहाँ पर हम लोग, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, यहाँ पर 4 का आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 4 का आंसर हो जाएगा हमारा ख नंबर, क्षोभ मंडल। क्या बाबू, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल पहले हम लोग आंसर लिख लेंगे, उसके बाद से हम लोग समझेंगे। उसके बाद से देख रहे हैं यहाँ पर समताप मंडल। तो समताप मंडल में क्या होता है, यानी जेट विमान, यानी जो भी वायुयान उड़ती है या अपना रास्ता गमन करती है, तो उसमें आदर्श माना जाता है, क्योंकि समताप मंडल में क्या होता है, तापमान समान होता है, जिसके कारण वायुयान उसमें क्या करती है, अपना चलती है और वो आदर्श माना जाता है, क्योंकि उसका क्या होता है, कनेक्शन बना रहता है और वो चलने में उसे सही ढंग से वो चल पाती है। नहीं तो और सब में क्या होता है, कहीं ज्यादा उष्मा होती है, कहीं ज्यादा धूप होता है, लेकिन यहाँ पर जो तापमान पाया जाता है, टेम्परेचर पाया जाता है, वो समान पाया जाता है, जिससे आदर्श माना जाता है। किसके कारण, किसके लिए, वायुयान के लिए। उसके बाद से थर्ड बात करें मध्य मंडल की, तो इसमें देखते हैं तो इसमें उल्का पिंड घटना होती है, यानी जो भी वायुमंडल से, जो वायुमंडल हो गया, अंतरिक्ष हो गया, वहां से जो उल्का पिंड टूटते हैं और जो गिरते हैं और जो गिरने की घटना होती है, वो सारे के सारे किसमें होती है बाबू, तो यहाँ पर देख रहे हैं मध्य मंडल में। उसके बाद से हम लोग बात करें चौथे मंडल की बात करें तो आयन मंडल। तो इसमें क्या होता है, आयन मंडल में क्या होता है, जो भी रेडियो तरंग होती हैं, ये सारे के सारे जो भी हम लोग घर बैठे या इस एक जगह से दूसरे जगह, यानी एक देश से दूसरे जगह जो हम लोग बात करते हैं, जो तरंग होता है, वो सारे के सारे किस में होता है, आयन मंडल में होता है। ठीक है ना। और यहाँ पर 5वें मंडल की बात करें, बहिर्मंडल में बात करें तो कृत्रिम उपग्रह, यानी कृत्रिम सैटेलाइट का उपयोग किया जाता है। यानी इसमें क्या होता है, जो भी हम लोग अंतरिक्ष से जो भी घटना एकत्रित करते हैं कि यहाँ पर बारिश होने वाली है, या यहाँ पर ये गिरने वाला है, यहाँ पर आंधी तूफान आने वाला है, तो ये सारे जो सैटेलाइट लगे होते हैं वो कहाँ पर लगे होते हैं, बहिर्मंडल में। तो हमारा ये क्वेश्चन नहीं था, लेकिन हमने इस एक मंडल के बारे में पूछा था, हमने ये सारे मंडल के बारे में अध्ययन कर लिया। अब जो कि हमारे यहाँ पर 4 का आंसर के रूप में आ गया क्षोभ मंडल। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आती है। यानी जो हमारा रेडियो तरंग होता है वो परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आता है। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ बैठे हैं, मान लीजिए आप भारत में हैं और बात कर रहे हैं विदेश से, तो क्या आपके जो भारत में बैठे हुए हैं और जिस मोबाइल से बात कर रहे हैं और विदेश में जो बैठा है आदमी, वो उस मोबाइल से, क्या आपका एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में तार लगा हुआ है का, कनेक्शन जुड़ा हुआ है का? ये सारे घटना किसके कारण होती है, यानी हमारा जो ये ऊपर जो तरंग होती है उसके माध्यम से क्या होता है, हमारा टावर उसमें कनेक्ट हो जाता है और जाकर उसके मोबाइल से वहां पर जाकर कनेक्ट हो जाता है। यानी जो भी हमारा तरंग की घटना घटती है, यानी जो भी हमारा रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, ये सारी जो भी तरंग वे छोड़ती है, ये क्या होती है, आयन मंडल। यानी क्या होता है बाबू, आयन मंडल में एक तरंग पाया जाता है। यहाँ पर लिख लेंगे ख नंबर, इसका आंसर हो जाएगा आयन मंडल में, आयन मंडल में एक प्रकार का तरंग पाया जाता है जो क्या करता है, रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन आदि को क्या करता है, संचार कराने में, यानी सुविधा जो संचार होता है, जो प्रसारण
जो न्यूज होता है वो प्रसारित करने में सहायक करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, आयन मंडल। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो हमारा क्वेश्चन पूछा था कि रेडियो तरंगे किस परत में परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है, तो आपका आंसर क्या होगा बाबू, आयन मंडल। आयन मंडल क्यों, क्योंकि आयन मंडल में वे रे पाई जाती है, वे तरंग पाई जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है बाबू, जिसके कारण जो भी हम लोग दूरसंचार यानी टेलीविजन हो गया, टीवी हो गया, ये सैटेलाइट हो गया, ये सारे के सारे उसमें क्या होते हैं, लगे होते हैं और वो हमें परावर्तित कर यानी वो तरंग भेजती है और हम अपने मोबाइल से एक जगह से दूसरी जगह बात करने में हमें क्या होता है, सहायता मिलती है। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी आपको खाली स्थान दे दिया है और उसको पूर्ति करना है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की बात करेंगे, 2 की 1 देखेंगे। पहले दिया हुआ है कि समताप मंडल का आरंभ डैश से के बाद होता है, यानी समताप मंडल का आरंभ किसके बाद होता है। तो यहाँ पर हम लोग फिगर के माध्यम से देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है जी, प्रथम मंडल है हमारा क्षोभ मंडल। और तो पूछ भी रहा है आपसे क्या कि समताप मंडल का आरंभ खाली स्थान के बाद होता है, यानी किसके बाद होता है, तो क्षोभ मंडल के बाद होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, क्षोभ मंडल लिख लीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखिएगा, क्षोभ मंडल। क्षोभ ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ऐसे लिखा गया क्षोभ मंडल, ठीक है, क्षोभ मंडल आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद से 2 नंबर बात करें, यानी 2 नंबर की बात करें, तो इसमें दिया हुआ है कि बाह्य मंडल का फैलाव खाली स्थान है, यानी जो हमारा बाह्य मंडल देख रहे हैं, बाह्य मंडल का फैलाव खाली स्थान किलोमीटर तक है। तो बाह्य मंडल जो हमारा हो गया बहिर्मंडल, उसका फैलाव कितना से कितना है। तो जो हमारा बहिर्मंडल की बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, बहिर्मंडल की बात करें तो 450 किलोमीटर से लेकर 1000 से ऊपर तक, जो भी हमारा ऊपर तक जाएगा वो क्या हो जाएगा, बहिर्मंडल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर आप देखिएगा कि 450 किलोमीटर से लेकर, यानी 450 किलोमीटर से लेकर जो भी हम लोग ऊपर तक जाएंगे तो किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक, कितना बाबू, 1000 किलोमीटर तक। उसके बाद से देख रहे हैं कि हल्की गैस से अंतरिक्ष में तैरती है, यानी जो हमारा हल्की गैस है यह किसमें पाया जाता है, यानी कौन से मंडल में पाया जाता है। तो जो हल्की गैस है वह बहिर्मंडल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बाबू, बहिर्मंडल में। वह गैस कौन कौन सी होती है, तो आपकी जानकारी के लिए बतला दूं कि जो हमारा बहिर्मंडल में है उसमें हाइड्रोजन और हीलियम हल्की गैस पाई जाती है, जिसके कारण जो भी सैटेलाइट होता है वह क्या होता है, तैरते रहता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो आपसे सिर्फ मंडल पूछा गया है, तो यहाँ पर आप मंडल बतलाइएगा, यानी वो कौन सा मंडल होगा, कौन सा वो परत का मंडल होगा, तो बहिर्मंडल, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3 नंबर में भर लीजिएगा बहिर्मंडल, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी के सतह से खाली स्थान किलोमीटर की ऊंचाई तक है, यानी जो भी हमारा वायुमंडल का विस्तार है वह पृथ्वी के धरातल से लेकर कितने ऊंचाई तक उसका विस्तार है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 0 से लेकर क्या है जी 1000 किलोमीटर है, तो यहाँ पर क्या भर लीजिएगा 1000 किलोमीटर तक, क्या भरेगा बाबू 1000 किलोमीटर तक क्या है जी उसका विस्तार फैला हुआ है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिया हुआ है कि वायुमंडल में सबसे अधिक खाली स्थान गैस पाई जाती है, यानी जो हमारा वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक किस गैस की मात्रा पाई जाती है, तो नाइट्रोजन। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, नाइट्रोजन, वो भी कितना परसेंट, 78%, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या लिख लीजिएगा, नाइट्रोजन हो गया। उसके बाद से 6 नंबर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि तापमान बढ़ने से खाली स्थान के जल स्तर में वृद्धि हो रही है, यानी किसके तापमान बढ़ जाने से जल स्तर यानी जल में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो हम जानते हैं कि समुद्र के यानी जब तापमान बढ़ता है तो समुद्र में क्या होता है, समुद्र का पानी क्या होता है, उसके जल स्तर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 6 नंबर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, समुद्र, क्योंकि समुद्र में क्या होता है कि उसके जो होते हैं बर्फ के रूप में जमे होते हैं। जैसे ही तापमान बढ़ना स्टार्ट हुआ, जैसे ही टेम्परेचर चढ़ा कि वो बर्फ क्या होते हैं पिघल कर जो होता है वो समुद्र में बहने स्टार्ट कर देते हैं और उसका जो समुद्र का जल स्तर होता है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, समुद्र। उसके बाद से बात करें अपने क्वेश्चन नंबर 7 की, तो दिया हुआ है कि खाली स्थान गैस
को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। यानी वह कौन सा ऐसा गैस है जिसे ग्रीन हाउस गैस भी कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है, CO2 एक ऐसा गैस है जो क्या करता है, यानी ग्रीन हाउस गैस का भी काम करता है। यह क्या करता है कि पृथ्वी की टेम्परेचर यानी तापमान को बनाए रखने में, यानी संतुलन बनाए रखने में यह मदद करता है। जो सूर्य से किरणें आती है, जो सूर्य से प्रकाश आता है, उसको रोककर पृथ्वी के धरातल को क्या करता है, अस्थायी रूप से उसको गर्म करने में मदद करता है। और अगर ये ग्रीन हाउस गैस नहीं रहे या इसको ये रोकने का कार्य न करे तो एक समय ऐसा आएगा कि पृथ्वी क्या होगी, सूर्य के प्रकाश पाकर अत्यधिक गर्मी हो जाएगी। और जब अत्यधिक गर्म हो जाएगी तो यहाँ पर जीवन संभव नहीं हो पाएगा। अगर ये रोक कर नहीं रखती है, जो ये ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड जो है, अगर ये प्रकाश को, उस उष्मा को नहीं रोक कर रखती है और डायरेक्ट ये प्रकाश रिफ्लेक्स कर जाता है, फिर अंतरिक्ष में चला जाता है, तो ये जाते समय भी क्या करता है, धीरे धीरे जाता है। लेकिन ये अगर डायरेक्ट चला जाए अंतरिक्ष में, ऐसे ही चला जाए, तो क्या हो जाएगी, पृथ्वी बिल्कुल ठंड पड़ जाएगी। तो अभी क्या है जी, जीवन संभव नहीं है। तो यानी जो जीवन का ये संरचना का जो निर्माण होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 7 नंबर में आपका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा बाबू, आपका आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग CO2 के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर आप कार्बन डाइऑक्साइड लिख लीजिएगा। उसके बाद से हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इस तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो हमने एक नोटबुक में नोट डाउन कर दिया है। आप चाहें तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 1 है कि वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल के गैसों का घटक को वृत्त में दिखाएं। तो इसका आंसर लिखिएगा कि हमारी पृथ्वी वायु के आवरण से घिरी है। क्या है बाबू, यानी जो हमारा पृथ्वी है वो वायु के जो आवरण है उससे घिरी हुई है। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यानी वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही पृथ्वी के धरातल के पास वायुमंडल की सघनता भी ज़्यादा होती है। यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है कि पृथ्वी पर वायुमंडल की सघनता अधिक पाई जाती है। यहाँ पर वायुमंडल छानापत्र का कार्य करता है। जो वायुमंडल है जो छानापत्र का कार्य करता है, यह सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणें यानी अल्ट्रावायलेट रेज को छानकर पृथ्वी पर भेजता है। वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी जीवों के रहने योग्य बनती है। यानी वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी क्या है जी, जीवों के रहने योग्य बनती है। वायुमंडल में कई गैसें उपस्थित हैं, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक 78% है, जबकि ऑक्सीजन 21% है। इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से देख रहे हैं, इसमें दिया हुआ नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03% और अन्य गैस 0.7% है। इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। दिया हुआ है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम लोग CFC के नाम से जानते हैं, को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। यह वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक देती है। यानी जो पृथ्वी है यहाँ पर क्या होता है, ऊष्मा को विकिरित करती है यानी परावर्तित करती है। तो इसे रोकने का काम कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिससे तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। इसी घटना को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। उसके बाद से हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे कि दिया हुआ है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए ज़रूरी है। कैसे, यानी इसको समझाना है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए कैसे ज़रूरी है, इसको समझाना है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि जीवन के लिए केवल ऑक्सीजन ही नहीं, एक सीमा तक कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़रूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में ही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करते हैं, अर्थात अपना भोजन बनाते हैं। यानी जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी भोजन बनाने की प्रक्रिया किस गैस के उपस्थिति में करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। ये फ्रेंड्स याद रखिएगा। उसके बाद से लिखेंगे कि जिसके कारण पर्यावरण की पूरी खाद्य श्रृंखला एवं अंततः हमारा जीवन संभव है। यानी जब ये पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करते हैं और उससे अपना जीवन बसर करते हैं, और जब वह जीवित रहते हैं तो उनसे जो फल फूल प्राप्त होता है, कद मूल प्राप्त होता है, उसे हम लोग खाते हैं।
इस तरह अतः हमारा जीवन संभवतः इसी पर निर्भर रहता है। इस प्रकार पेड़ पौधे आदि जीवित नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन भी क्या है जी, संभव नहीं हो पाएगा। इसी कारण हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए जरूरी है। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे कि किसी एक मंडल के न होने से क्या कठिनाई होगी, लिखिए। यानी आपको बतलाना है कि किसी एक मंडल के न होने से क्या कठिनाई होगी, ये आपको बतलाना है। तो इसको लिखिएगा फ्रेंड्स कि वायुमंडल के सभी मंडलों की अपनी अपनी उपयोगिता है। यानी जो भी वायुमंडल है, जो भी हमारा 5 प्रकार के वायुमंडल है, ये क्या है जी, उनका अपना अपना एक नेचर होता है, एक सिद्धांत होता है तथा अपना एक कार्य होता है। यदि वायुमंडल में समताप मंडल न होती तो वायुयान का आवागमन नहीं हो पाएगा। यानी जो हमारा समताप मंडल की बात करें, जिसमें एरोप्लेन का उड़ना आदर्श माना जाता है, उनके समताप यानी तापमान समान होने के कारण ये उनके लिए एकदम बहुत ही सुचारू होता है उनके मार्गदर्शन प्रदर्शन करने में। उसके बाद से लिखेंगे क्योंकि यह परत वायुयान चालकों के लिए आदर्श होती है। इसी मंडल में ओजोन परत होती है। क्या होती है बाबू, यानी ओजोन परत होती है जो सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। इस मंडल के न होने से पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाएगी, जिससे पृथ्वी के ताप के साथ साथ यहाँ के लोगों को कैंसर तथा चर्म रोग जैसी बीमारी होने लगेगी। यानी जो पराबैंगनी सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी किरण है, अगर ये डायरेक्ट अगर पृथ्वी पर आती है तो यहाँ पर नाना प्रकार की विभिन्न रोग पैदा करेगी और जिससे क्या होगा, जान मान की क्षति होगी। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है, कैसे। यानी इसको आपको समझाना है कि अगर पृथ्वी पर तापमान बढ़ने लगेगा तो जीवन के लिए खतरा है, कैसे, इसको आपको समझाना है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि पृथ्वी पर तापमान बढ़ने से पहाड़ों पर जमे बर्फ तो गलते ही हैं, ध्रुवों के पास के बर्फ भी गलते हैं। यानी जो पहाड़ पर बर्फ जमे होते हैं वो क्या होते हैं, पिघलने लगते हैं। तापमान बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि पिघलेगा, तो यहाँ पर वो क्या होगा, पिघल कर क्या होगा, समुद्र में अपना बहना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद से देख रहे हैं कि ध्रुवों के पास के बर्फ भी पिघलते हैं, यानी जो ध्रुव के पास बर्फ होते हैं वो भी पिघलते हैं। फलस्वरूप समुद्रों का जल स्तर बढ़ते जाता है। इसके कारण समुद्रों के बीच बसे द्वीप पानी में डूब जाते हैं और वहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ता है। यानी जो द्वीप होता है, समुद्र के बीच में जो द्वीप होता है, वो क्या होता है, वहाँ के जो लोग होते हैं, उस पर निवास करने वाले लोग होते हैं, वो डूब जाता है। तो वहाँ के लोग को अब दूसरे जगह पलायन करना पड़ता है, यानी दूसरे जगह अपना गुजर यानी जीवन यापन करने के लिए जाना पड़ता है और वहाँ के लोगों को पलायन करना पड़ता है। गंगा नदी के डेल्टा के कुछ द्वीप भी पानी में विलीन हो चुके हैं। तटवर्ती निवासियों के जीवन पर खतरे की तलवार लटकी रहती है। यानी जब ये तापमान में वृद्धि होगी तो क्या होगा, ये बर्फ जो होंगे वो वृद्धि करेंगे, यानी उसका जल स्तर बढ़ेगा तो द्वीप को डुबो डालेंगे और जहाँ पर वो रहने वाले जो लोग हैं वो उनको क्या होगी, जान मान की क्षति होती है। उसके बाद से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रेडियो और दूरदर्शन की तरंगों किन किन माध्यमों से हम तक पहुंचती है, यानी पता कीजिए। यानी रेडियो और दूरदर्शन की तरंगें किन माध्यमों से हम तक पहुंचती है, पता कीजिए। इसका आंसर लिखिएगा कि पृथ्वी से प्रसारित रेडियो और दूरदर्शन की तरंग बाह्य मंडल यानी जो बाहरी मंडल होता है उससे, यानी बाह्य मंडल से होकर पुनः पृथ्वी पर पहुंचती है। यानी पृथ्वी क्या होता है, पुनः परिवर्तित कर देती है। ऊंचे फ्रीक्वेंसी यानी हाई फ्रीक्वेंसी के तरंगों को यह मंडल आसानी से प्रसारित कर देता है। यानी जो भी हम लोग रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, टेलीफोन हो गया, ये हम लोग डिश हो गया, जो हम लोग टीवी देखते हैं डिश हो गया, LED टीवी में जो डिश लगा होता है वो हो गया, ये सारे के सारे किसके माध्यम से, जो हमारा न्यूज हो गया या समाचार हो गया या मूवी हो गया हम लोग देखते हैं, ये सारे के सारे तरंग के माध्यम से ही हम लोग देखते हैं। तो इसी सुविधा का लाभ उठाकर आज घर घर में टेलीविज़न और गांव-गांव में मोबाइल फ़ोन सुलभ हुआ है। यानी यही तरंग का उपयोग करके क्या हुआ है, आज हम लोग इतना विकसित मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं। जो ये सब किसके माध्यम से, ये तरंग वे के माध्यम से, यानी जो हमारा आयन मंडल में जो तरंग लगा हुआ रहता है उनके माध्यम से हम आसानी से कहीं एक जगह से दूसरे जगह बात कर पाते हैं और अपने विचार को दूसरे जगह विचार को देख पाते हैं, या एक जगह का न्यूज़ दूसरे जगह हम लोग देख पाते हैं, या देश विदेश की खबरों को हम लोग आसानी से घर बैठे देख पाते हैं। ठीक है,
इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है कि शीत प्रदेशों या ध्रुवों पर सब्जियों का उत्पादन कैसे करते हैं। जहाँ पर शीत प्रदेश होता है वहाँ पर ध्रुव या ध्रुवों पर सब्जी कैसे उपजाते हैं, इसको आपको बतलाना है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि शीत प्रदेशों या ध्रुवों पर सब्जियों का उत्पादन करने वाले लोग कांच या प्लास्टिक के पारदर्शी शीट, यानी जो कांच होता है या पारदर्शी प्लास्टिक के जो शीट होता है, ऐसे घर बनाते हैं। क्या करते हैं बाबू? ऐसे घर बनाते हैं जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश तो कर जाती है। क्या करती है बाबू? सूर्य की किरणें प्रवेश कर जाती है परंतु बाहर नहीं निकल पाती। यह ग्रीन हाउस कहलाता है। यह क्या कहलाता है बाबू? ग्रीन हाउस कहलाता है। जो घर बना होता है उसे क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस कहलाता है। इस प्रकार उस घर के तापमान में वृद्धि हो जाती है जो सब्जियों में उत्पादन के लिए उपयोगी होता है। यानी सब्जी के उत्पादन में क्या करता है? यह ग्रीन हाउस बहुत ही प्रभाव डालता है और सब्जी हम लोग आसानी से वहाँ पर उपजा लेते हैं। उसके बाद से हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। दिया हुआ है कि ओजोन परत को खतरे से बचाना जरूरी है, क्यों और कैसे? यानी जो हमारा ओजोन परत है उसको खतरे से बचाना है और क्यों बचाना है और कैसे बचाना है, इसको भी आपको बताना है। तो इसका आंसर लिखिएगा कि ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होती है। यानी ओजोन परत की बात करते हैं, ये किस में स्थित होती है? तो समताप मंडल में स्थित है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनुष्य अपने सुविधा के लिए विभिन्न षड्यंत्रों में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रासायनिक हानिकारक षड्यंत्रों में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रासायनिक हानिकारक यौगिकों का प्रयोग कर रहा है। यानी रासायनिक हानिकारक पदार्थ की बात कर ले तो क्या, यानी जो भी हम लोग अपने फसल उपजाने के लिए कीटनाशक हो गया, के नए नए केमिकल हो गया, ये सारे का उपयोग जो हम लोग करते हैं उससे क्या होता है? ओजोन परत की क्षय होती है, यानी क्षरण होता है, जिससे ओजोन परत में क्या होती है? छेद हो जाता है। ओजोन परत सूर्य की अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। यानी ओजोन परत की बात करें कि ये इसका कार्य क्या है, तो ये अल्ट्रावायलेट किरण यानी पराबैंगनी किरणों को अवशोषण करता है तथा यह पराबैंगनी किरणों को छानने का कार्य करता है। यानी ये छान कर क्या करता है? अवशोषित करके अपने पास ही रखता है और शुद्ध जो हमारा प्रकाश है वो किरण है वो हमें धरती पर आने देता है, तब जाकर यह हमारे पास पहुंचती है। यानी जो शुद्ध प्रकाश होता है वो हमारे धरती पर पहुंचती है। यदि सूर्य की पराबैंगनी किरणों हमारे पास प्रत्यक्ष रूप से पहुंचेगी तो हमारे शरीर पर विभिन्न प्रकार के चर्म रोग, यानी क्या होगा बाबू? जब ये पराबैंगनी किरणें जब यहाँ पर पृथ्वी पर पहुंचेगी तो यहाँ पर जो पृथ्वी पर जीवन संभव है, यहाँ पर जो मनुष्य हैं उनमें क्या हो जाएगी? चर्म रोग होगा, वह जो पेड़ पौधा होगा उसके रंग मुरझाने लगेंगी, यानी आँखों की बीमारियाँ होगी, नाना प्रकार की बीमारी हमको देखने को मिलता है तथा हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। यानी जब नाना प्रकार की बीमारी होगी, विभिन्न प्रकार की बीमारी होगी तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा? एकदम खतरे में पड़ सकता है। अतः आवश्यक है कि हानिकारक रसायनों के प्रयोग पर अविलंब रोक लगाई जाए। यानी जो भी हम लोग कीटनाशक हो गया, जो हम लोग छिड़काव करते हैं खेत में अपने फसल में कीटों को मारने के लिए, या घास होता है जलाने के लिए, या खरपतवारनाशी जो हम लोग छिड़काव करते हैं उस पर क्या हो जाए कि रोक लगाया जाए और कम से कम उपयोग किया जाए, तभी ओजोन परत को छिद्र होने से बचाया जा सकता है। कई देशों में इन हानिकारक रसायनों के प्रयोग पर प्रतिबंध भी लग चुका है। यानी कई प्रदेशों में देखा गया है और वहाँ पर इस रसायन के अत्यधिक उपयोग से वहाँ पर रोक लगा दिया गया है ताकि वहाँ पर जो ओजोन परत है वह छिद्र न हो सके और हमारा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो सके। इस तरह हम लोगों ने इस अध्याय के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं या आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी विषय को अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको इस वीडियो को फुल वॉच करने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।